शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो। शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और यह शिक्षक दिवस 100 से अधिक देशों में अलग अलग दिवस पर मनाया जाता है। शिक्षकों के सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज भी हम एक महान शिक्षक, दार्शनिक शिक्षक, वैज्ञानिक शिक्षक, समाज सुधारक शिक्षक, जिनकी छवि आपके सामने है, श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, जिन्होंने 1868 में टॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आज की वर्तमान IIT रुड़की से उच्च स्थान के साथ सिविल इंजीनियरिंग पास की थी और कुछ समय सर्वेइंग मास्टर पद पर कार्यरत रहे, जिनको अपने कार्य के प्रति कर्तव्य भाव के लिए हमेशा अपने कार्य को याद रखना, कभी किसी भी दिशा में भूला देना या भूलना पसंद न था। सदैव सचेत रहना, समय से पहले कार्य को पूर्ण करना, सिर्फ पूरा करना ही नहीं, उत्तम रूप से पूरा करना, पूरे परिश्रम से पूर्ण करने के लिए उन्हें भी एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। 26 नवंबर 1873 में टॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल श्री AM लैंग मेजर RE द्वारा सम्मानित किया गया था प्रशस्ति पत्र देकर। मैं उस पत्र की चंद लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, जिनका स्कूल नेम श्री शिव नारायण जी था, सर्वेइंग मास्टर ने मुझे अपने काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट रखा, ये उनके प्रशस्ति पत्र में लिखा गया था। विशेषकर वे अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के अक्सर खराब रहने पर भी अपनी जमायतों से पैमाइश संबंधी विविध प्रकार का काम बड़ी मात्रा में निकालने में विशेष उत्साही और परिश्रम प्रदर्शन किया करते हैं, क्योंकि उस समय वर्तमान थे तो हैं का प्रयोग है, जिसका मैंने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा प्रणाली शीर्षक अंश में भी उल्लेख किया है। मैं इससे पहले उन्हें एक सर्टिफिकेट और दे चुका हूँ और उसमें उनकी सरगर्मी और लियाकतों के विषय में अपनी आला राय जाहिर कर चुका हूँ। उर्दू का शब्द है जाहिर कर चुका हूँ। उसके बाद जब से वह फिर इस कॉलेज में आए हैं, तब से इस 1.5 वर्ष के काल में उन्होंने लगातार अपनी उसी बुद्धिमत्ता और पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया है और उन्होंने यहाँ रहकर क्या अंग्रेजी भाषा और क्या विद्या संबंधी अन्य नाना विषयों में बराबर उन्नति की है। जवानी की उम्र, सरगर्मी और अन्य अच्छी योग्यताएं उनके पक्ष में हैं और यदि वह इस प्रकार उन्नति करते चले गए तो उनके एक विख्यात पुरुष बन जाने की पूर्ण आशा है। मैं बड़े जोर से उनके नए अफसरों को उनकी सिफारिश करता हूँ। नीचे साइन है AM लैंग मेजर RE प्रिंसिपल टॉमसन कॉलेज ऑफ रुड़की। तो बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि एक प्रशस्ति पत्र हमें आज दिया जाएगा बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से। अब मैं बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संक्षिप्त परिचय देने के लिए श्रीमान रमानी जी को बुलाती हूँ। श्रीमान राजेश रमानी जी आपको उसमें हो रहे गतिविधियों से परिचित करवाएंगे।
सबका शुभ हो। आप सभी का स्वागत है। आज का जो दिन हम बना रहे हैं, तो पहले तो आप सबको देखकर मेरे को पता नहीं क्यों बचपन में जब नर्सरी में भी जाता था ना, तो वो टीचर सब दिख रहे हैं। हर क्लास का टीचर मेरे को यहाँ दिख रहा है अपने बचपन का, क्योंकि शिक्षक जो किरदार है ना, वो शक्ल नहीं है, वो शक्ल नहीं है। मेरे जीवन में भी जितने शिक्षक आए वो शक्ल के रूप में मेरे जीवन में आ गए। बस जहाँ भी कोई शिक्षक दिखता है तो उनमें वो सब दिखने लगते हैं। मैथ का टीचर, जैसे ही कोई बोलते हैं ना मैथ का टीचर है, तो मेरे को वो मैथ के टीचर काले सर आते थे हमारे, बिल्कुल काले, नाम उनका काले सर था लेकिन वो पूरे वाइट रहते थे, कपड़े वाइट, सॉक्स वाइट, बाल वाइट, सब। तो उनकी शक्ल एकदम से ध्यान आ जाती है। लेकिन कितने साल पुरानी बात है, लगभग 40 साल के आसपास पुरानी बात है। तो मैं भावुक हो रहा था कि वो सारे टीचर मेरे सामने हैं, चाहे किसी ने हिंदी सिखाई, किसी ने लिखना सिखाया। तो आप सबका स्वागत है कि मैं धन्य हो गया, ये जगह धन्य हो गई कि आप लोग आए। और आज जो भी इस दुनिया में चल रहा है, अगर वो समझ से चल रहा है तो उसका कारण क्या है? वो शिक्षक। जितना भी समझदार आदमी चल रहा है उसका कारण शिक्षक है। अगर कोई नासमझी से चल रहा है तो उसका कारण वो स्वयं हो सकता है, लेकिन अगर समझदारी है तो वो सब आप लोग के कारण है। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका। बेटर लाइफ। बेटर लाइफ की स्थापना सन 2002 में शुरुआत हुई। शिक्षा भगवान की उसके पीछे थी, लेकिन उसके फाउंडर जो आज की तारीख में कहेंगे कि 2002 में जो कल्पना से चीज़ निकल के आई कि ये ऐसी एक संस्था बने जो उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान हो, जीवन को उच्च बनाने की उसमें बात हो, तो श्रीमान जी के माध्यम से आई। तो उसके फाउंडर श्रीमान प्रोफेसर नवनीत जी, तो उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। तो 20 साल से जो प्रयास चल रहे थे, स्कूलों में जाना, वहाँ मोटिवेशनल व्याख्यान देना, लोगों को मोटिवेट करना, 20 साल से चल रहा था और बहुत प्रभाव भी पड़ा उसका कई लोगों पे। और 20 साल के बाद कहते हैं ना कि एक नई उम्र आती है, तो अगर कहें तो वो नई उम्र का पहला साल ये है 2022 से 2023 तक। तो 2022 से 2023 तक पूरे भारत भर में अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में, MP, UP, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कई स्कूलों में वर्कशॉप आयोजित हुई बेटर लाइफ की टीम के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पहले तो हम क्या करते थे, मोटिवेशनल टॉक देते थे। लेकिन मोटिवेशनल टॉक कितने समय के लिए कार्य करती है? वक्त चला गया तो कुछ बच्चों को वो बात याद रही और कुछ भूल गए। लेकिन उस पल में वो बात सुन के क्या महसूस हुआ? अरे ये बात आ जाए तो जीवन बदल जाएगा, उस पल में। और कुछ बच्चे उसके साथ जीते जीते आगे बढ़ जाते हैं, वो 1% बच्चे होते हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि माहौल बदला नहीं कि बात कहाँ की कहाँ गुम होगी। आप सब ने महसूस की होगी, आप सब ने कुछ ना कुछ बच्चों को रोज बताया होगा। हम लोग स्कूल में वर्कशॉप करते हैं ना, तो बच्चों से पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपको क्लासरूम में शांत रहना है, कितनी बार बताया गया? जो बच्चा 10th का है वो कितनी बार बोलेगा? 10 साल से। कितनी बार? 10 साल में कितने दिन? 200 दिन लगभग स्कूल बच्चा जाता है, और 200 दिन में लगभग 5 या 6 पीरियड आते हैं, और हर टीचर ये बोलती है। कितना मल्टीप्लाई कर लें? अगर ब्लैक बोर्ड में लिख दें कि इतनी बार आपको बताया गया कि क्लासरूम में शांत रहना चाहिए, तो क्या था जो असर नहीं किया? बच्चा क्या सीखने आया था और क्या नहीं सीखने आया? मतलब उसने सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई को ही सीखना समझ लिया, उसके आजू बाजू वाली बातें वो भूलता चला गया। और हमें भी ध्यान नहीं रहा कि ये तो चीज़ें हम कई बार बता रहे हैं। हम मैथ का एक सम समझा रहे हैं या कुछ भी स्पेलिंग समझा रहे हैं, तो बच्चा मिस्टेक करता है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो सुधर जाता है, उस लाइन पे आ जाता है। लेकिन बच्चा क्यों शोर मचा रहा है इतने सालों से बताने के बावजूद? यानी वो बात कैसे डालनी थी और किस हद तक डालनी थी कि वो स्कूल आया यानी शांत है। जो गुरुकुल की पद्धति चलती थी सदियों पहले, मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता उस समय
बच्चों को ये चीज़ बोलनी पड़ती रही होगी कि क्लास में शोर नहीं मचाते, डिसिप्लिन क्या होता है, बोलना पड़ता होगा, आपको क्या लगता है? नहीं बोलना पड़ता होगा ना। तो उसका कारण क्या रहा होगा? कारण क्या रहा होगा? कोई बता पाएंगे कारण क्या रहा होगा कि उस समय नहीं बोलना पड़ता, आज बोलने के बावजूद भी नहीं हो रहा है? उस समय वैल्यू एजुकेशन पे भी जोर दिया जाता था, और आज है लेकिन मेरे ख्याल से वो बैक में है। लेकिन अगर क्लासरूम में हम जाते ही पहला 2 मिनट सिर्फ उसी के लिए कि वैल्यू एजुकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, अगर ये बच्चा धीरे धीरे क्लियर हो जाए तो उसका स्वभाव बदलने की चांसेस हैं। तो बस यही डिज़ाइन है एक्चुअली बेटर लाइफ की, उद्देश्य भी यही है। जो शिक्षा का काम आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ऐसे डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं जो समाज में रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक वैल्यू एजुकेशन जो उसको जीवन में उसके ब्लड में ही आ जानी चाहिए, उसका स्वभाव बन जाना चाहिए, उसमें कुछ मिसिंग है। तो बेटर लाइफ एक्चुअली इसी उद्देश्य से वर्कशॉप करा रहा है कि उसकी वैल्यूज़ पे उसको जागृत करना है। मालूम है, अधिकतर बच्चों को मालूम है 5 मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम? आप सबको मालूम? लेकिन बच्चों से पहले पूछता हूँ ना कि मालूम है क्या, बच्चे बोलते नहीं मालूम। मैंने बोला कि जैसे ही पहला वर्ड बोलूँगा ना आप 5 बोल देंगे, और ऐसा ही होता है। मैंने बोला पहला वर्ड है थैंक यू, सब बोल देते हैं 5 मालूम है। लेकिन क्या परिवार में माता जी आपको दिन भर में 5 बार पानी के गिलास, चाय, खाना देती हैं? माता जी को थैंक यू बोलते हैं आप? मैक्सिमम बच्चों का जवाब है क्या? आपको मालूम है? और फिर मैं बोलता हूँ बाय द वे किसी कारण से आपकी माता जी को बाहर जाना पड़ा, और वो बाय द वे अपनी पड़ोस वाली मित्र हैं उनको बोल गए कि बेटा आएगा खाना दे दीजिएगा। तो बच्चों बताओ उस आंटी को आप थैंक यू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सब बोलते हैं यस, उनको तो बोलेंगे। तो बहुत अच्छा, यानी 5 मैजिक वर्ड्स पूरी समाज के लिए बना है, पूरी दुनिया के लिए बना है। कहाँ के लिए नहीं बना? अपना परिवार छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो। बाहर से कोई टीचर आके एक क्लास ले जाएगा ना, भले साल में एक बार जैसे हम लोग जाते हैं, तो सब बच्चे बोलते हैं थैंक यू, लेकिन बाकी टीचर जो रोज इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके बीच में, उनके लिए निकल रहा है क्या? उनके लिए वो सम्मान निकल रहा है क्या? तो वो मिसिंग हो जाता है हमारे नियर बाई। तो ये जो वर्कशॉप रहती है उसी डिज़ाइन में चल रही है कि बच्चों को लगभग 1 साल में 3 स्टेप या 4 स्टेप में हम वो सारी बातें बता सकें कि जो जिस बीच में आप रह रहे हो ना, उस बीच में आपकी वैल्यूज़ बहुत काम करती है। एजुकेशन अपनी जगह पे, लेकिन वैल्यूज़ भी बहुत काम करती है। तो 3 स्टेप में हम लोग जा रहे हैं। किसी ने वर्कशॉप अटेंड भी की होगी जो हमारी होती रहती हैं, आप सब में लगभग किसने अटेंड की है जो आपके स्कूलों में जाके कराई गई है? चलिए ठीक है। तो ज़रूर, बल्कि एक स्कूल का तो मैं बताऊं कि वहाँ वर्कशॉप कराई जा रही थी और हो गई आधे घंटे की, बहुत मुश्किल से उन्होंने समय दिया कि ठीक है 1 क्लास हम दे देते हैं आपको, आप आइए दे दीजिए। 30 मिनट वर्कशॉप हुई बच्चों के बीच, और वहाँ की जो टीचर थी जिन्होंने सुनी वर्कशॉप, उन्होंने रोते रोते बच्चों से बोला कि मेरे को दुख ये हो रहा है कि जब मैं स्कूल जाती थी तब ये लोग कहाँ थे, जब मैं स्कूल जाती थी तब ये लोग कहाँ थे। ये लोग मतलब बेटर लाइफ वाले? बेटर लाइफ के पैदा नहीं हुए थे तब। और उसके बाद उन्होंने बच्चों को बोला कि आपका सौभाग्य है जो आपको इस उम्र में इस विषय में जागृत किया जा रहा है, ना तो पूरा जीवन निकल जाता है इस विषय पे हम जागृत ही नहीं हो पाते। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो बेटर लाइफ की टीम को आप अपनी जगह अपना संस्थान में बुलाते हैं और मौका देते हैं जिस पे वो काम कर पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो इसके ब्रोशर में छपा हुआ है, मैं संस्थान का मुख्य उद्देश्य पढ़ के बताता हूँ। वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण करना। जरूरत है क्या? यस कि नो? सभी के जीवन में उच्च जीवन, बेटर लाइफ की संभावनाओं को तलाशना व उसकी प्राप्ति में सहायक बनना। संभावना हर बच्चे की है क्या? आपको क्या लगता है आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं सबकी संभावना है क्या? बाय द वे मैं एक स्कूल में गया था, पंजाब साइड में था,
मैडम ने प्रोग्राम तो नहीं अटेंड किया था, लेकिन हमने जब उनको थैंक्स देने पहुँचे तो उन्होंने बोला ये हमारे स्कूल के बच्चे ना, ये नहीं बदलने वाले, ये नहीं बदलने वाले। मैंने बोला मैडम आपने वर्कशॉप तो सुनी नहीं, क्योंकि अगर आप वर्कशॉप सुनते तो आपको लगता ये तो पत्थर को भी अगर बता दो तो वो जाग जाए। वर्कशॉप जो होती है वो मोटिवेट तो करती है, लेकिन जो हमारी पद्धति है कि हम एक बार नहीं जाते, हम पूरे साल भर एक बच्चे को उसकी जब तक वो बदल ना जाए तब तक उसके प्रयास में रहते हैं। एक स्कूल में, कई स्कूलों में ऐसे जाना रहता है कि सुबह 9 बजे एंट्री करते हैं और 2 बजे वापस आते हैं। हर क्लास में पर्सनली जाते हैं। हम नहीं बोलते कि एक ग्रुप में सबको बुला लिया जाए। जब तक मेरी आइज़ बच्चों से ना मिल जाए तब तक हम बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 400 बच्चों का पहुंचा दोगे, मैं पहुंच पाऊंगा सब तक? नहीं। 40 बच्चों में भले मेहनत ज़्यादा लगती है हमारी टीम की, लेकिन हमारा उद्देश्य क्लियर होता है तो हम रिजल्ट देख पाते हैं। जीवन में आ गए विकारों से मुक्त होने में मदद करना। विकार आते हैं, हर बच्चे में आने की संभावना है। कारण ये है कि वो सामने से सब कुछ सीख रहा है। उसके आंखों के सामने जो भी चल रहा है वो सीख रहा है। और वो जो सामने चल रहा है आपके बस में है क्या? हमारे बस में है क्या? नहीं बस में है। सिर्फ बस में क्या है? जो सीख रहा है उसको बदल दो, जो सीख रहा है उसको समझा दो कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, तो उस दिशा में आगे वो बढ़ जाए। चारों जगतों भौतिक, वनस्पति, पशु व मनुष्य के संग संबंधों के महत्व का बोध जगाना एवं इन संबंधों में प्रेम व उच्चतम अवस्था को लाना। लाइन लंबी है लेकिन उसका जो समाज में रूप दिख रहा है, प्रकट रूप क्या दिख रहा है? 1-2 शब्दों में बोलते हैं आजकल, ग्लोबल वार्मिंग। उसके लिए अगर हम नए बच्चा जो समाज नया आने वाला है उसको अगर समझा दिया तो चीज़ें बदलने की जरूरत नहीं। आज मैं देखता हूँ कि 40-50 की एज में किसी को भी सामने बैठा दो ना, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा, जैसा चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि स्कूल में बच्चा सीखने आ रहा है तो उसको कुछ भी सिखाया जा सकता है जो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो। इसमें ये सब्जेक्ट भी जोड़ा गया है। जीवन लक्ष्य की समझ व प्राप्ति में सहायक बनना। जो भी जीवन लक्ष्य है उसके प्राप्ति में सहायक बनना। स्वयं की अपार क्षमताओं को पहचान कराना। स्थायी खुशियों, शांति की प्राप्ति में सहायक बनना। ये मुख्य उद्देश्य है जो बेटर लाइफ की टीम, बेटर लाइफ अलग अलग वर्कशॉप के माध्यम से पूरी करती है। और उसमें आप सब हमारे सहयोगी रहते हैं। लेकिन हम जाते हैं तो कैसे जा पाते हैं? जैसे खेतों में, बहुत सारे खेतों में मेरे को एक नई फसल लानी हो तो मैं क्या करूँगा? एक हेलीकॉप्टर लूँगा और उसमें बोरियां रख लूँगा और जितने खेत दिखते जाएंगे उसमें ऊपर से बीज डालता जाऊँगा। नई फसल चाहिए, ठीक? क्योंकि एक एक खेत में जाऊँगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो ऊपर से फेंकता जाऊँगा। और फिर क्या काम रहेगा? जिसके खेत में बीज डाले उसका क्या काम रहेगा? जिसके खेत है क्या काम रहेगा? उसकी रक्षा और पोषण करना। तो वही कार्य है जब बेटर लाइफ की टीम जाती है, 3 महीने में एक बार किसी भी स्कूल में जाती है तो वो एक बीज रूप में एक विषय दे जाती है। लेकिन वो नेक्स्ट जब जाएगी तो 3 महीने हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल हम लोगों ने अनुभव देखा है, जब 3 महीने बाद पूछते हैं बच्चों मेरे को पहचान रहे हो आप? सब बच्चों हाँ पहचान रहे हैं। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को पहचान लिया। मैंने क्या क्या बताया था ये ध्यान है क्या? अरे वो ही भूल गए। लेकिन क्या महत्वपूर्ण था? बताई हुई बातें महत्वपूर्ण थी कि मेरा चेहरा महत्वपूर्ण था? क्या महत्वपूर्ण था? बातें ना। लेकिन बच्चों को क्या याद रह गया? चेहरा याद रह गया। क्योंकि चेहरा जब दोबारा सामने आया तब तो ठीक है, बातें भी जब दोबारा बोलूंगी तब भी ध्यान आ जाएंगे, हाँ ये बात सुनी थी। लेकिन बातें सुनने के लिए नहीं दी थी, उनको जीवन में उतारने के लिए दी थी। लेकिन अगर आपके माध्यम से हर शनिवार या कोई भी एक दिन फिक्स कर लें कि क्या बताया गया था, उसका रिमाइंडर चला जाए तो बातें जीवन में उतरनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ ये बेटर लाइफ की टीम, ये आप सिर्फ ऐसे उस टीम को पूरा करना है जैसे वो चीज पहुंच सके सही शब्दों में। तो बस बेटर लाइफ को आपका सहयोग इतना ही चाहिए कि वो पानी के रूप में आपके कार्य चलते रहें और बेटर बीज के रूप में आपके बीच में जाता रहे। तो मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा और शुभ हो।
आइए अब हम बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी को, जो कि वर्तमान आईआईटी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, अपने अनुभव हमें बताएं, इसके लिए निमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मैं हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। असल में मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, मैंने अपने समस्त शिक्षकों को प्रणाम किया है, जिनके कारण मैं आपके बीच में खड़ा होने के योग्य बना हूं। मेरी जिंदगी में अध्यापकों का इतना बड़ा रोल है कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब भी मैं, जिसने मुझे ABCD सिखाई थी, उस मैडम के टच में हूं। और एक सज्जन जिनसे मैंने 1983 में पढ़ाई की थी, आज से 40 साल पहले, सिर्फ 5 लेक्चर पढ़े थे, पिछले 40 साल से उनके टच में हूं, जबकि उनको गए हुए 35 साल परलोक हो गए हैं, क्योंकि उनके बेटे को पकड़ लिया। और उनके बेटे कहते हैं कि सर आप ही एक हैं जो हर साल 5 सितंबर को फ़ोन करते हैं, और इस बार वो अपनी बड़ी बहन जो शायद 70 साल की रही होंगी, कि मुझे उनसे बात करवाई उन्होंने कि मैं सर आपके फ़ोन की इंतजार ही कर रहा था, 5 सितंबर को सुबह से फ़ोन किया 7:30 बजे मैंने। मैं कह, उनका जो नाम था अग्रवाल जी, मैं कह आपके पिताजी का शुभ हो, आज के दिन याद करता हूँ। कहते मैं बड़ी बहन के यहाँ आया हुआ हूँ, उनसे कह रहा था कि आज फ़ोन आने वाला है। कितना उनको विश्वास था, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इतने सालों से एक कृतज्ञता का भाव मेरा ग्रहण कर रहे थे। तो मैं कह बात कराओ। मैं कह दीदी आप निश्चित रूप से मेरे से बड़ी होंगी। अब मैं उम्र पूछना उचित नहीं समझ रहा था, मैंने पूछा कहते मैं भी देव समाज कॉलेज में पढ़ी हूँ वाला में, मैं वाला से था पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा आपने किया कि ग्रेजुएशन में कब किया आपने? कहते 72 में। बस मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 72 में जब BA की है तो मैं 5 साल का था, तो उनकी उम्र 20 साल होगी, तो 15 साल बड़ी है मेरे से। तो ऐसे हम बैक कैलकुलेट कर लिया करते हैं। इसलिए हम, मुझे किस समझदारी की बात किसी ने कही थी जब मैं पहली बार US से गया, बैठी है यहाँ पर शशि बहन जी, उनकी बड़ी बहन प्रभा जी हैं, कि नवनीत जी आप इंडिया से पहली बार आए हैं अमेरिका, 2 काम ना करना। एक तो किसी से ना उसकी आमदनी पूछनी, यहाँ आदमी को कैलकुलेट करने की आदत होती है, डॉलर पूछेगा, फिर गुणा करेगा, अच्छा इतनी इनकम है, खर्च देखता नहीं कितना खर्चा वहाँ पे, आमदन से बताया जाता है। 5 लाख रुपये कमाता है, 10 लाख कमाता है महीने के, है ना, या 50 लाख कमाता है, तो सुनने में अजीब लगता है बड़ा। कहते एक स्त्रियों से उम्र पूछनी और लोगों से, बाकियों से किसी की आय नहीं पूछनी। मैं कह जी मैं इंडायरेक्टली तो पूछ सकता हूँ कहते हाँ इंडायरेक्टली पूछ लीजिए। तो इंडायरेक्टली पूछने का तरीका यही होता है कि आपने ग्रेजुएशन कब की थी, 10th कब की थी, तो फिर जोड़ लेता है आदमी घटा बढ़ा करके। तो खैर उनको फ़ोन किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। और कई लोग बड़े हैरान होते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आपने अपने सब अध्यापकों के साथ इतना प्रेम प्यार कैसे बढ़ा रखा है। तो उसका उत्तर भी मेरे पास है कि मुझे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे दुनिया की शिक्षा सिखाई, संसार की शिक्षा सिखाई, फिजिक्स पढ़ाई, मैथ्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाई, भूगोल पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए। लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे एक ऐसे अध्यापक मिले जिन्होंने जिंदगी की पढ़ाई पढ़ाई, कि जिंदगी कैसे जी जाती है, किन भावों से जी जाती है। मेरा इशारा परम पूजनीय भगवान देवात्मा की तरफ है। एक बार उनकी तालियां होनी चाहिए। ये शिक्षा उनकी ना मिलती तो ये बातें याद नहीं रहती। बचपन से मुझे याद आता है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। धन चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आपकी बोलने की योग्यता हो, चाहे गाने की योग्यता हो, पढ़ाई की योग्यता हो, कमाने की योग्यता, जितनी योग्यताएं आपके पास हैं, ये हम सब किसी ना किसी से सीखते हैं। हमारा अपने आप में कुछ नहीं है। और मैं इस बात को अक्सर कहा करता हूं कि एक मंत्र है, मैं सिखाया करता हूं, आप भी सीख लीजिए, आपको भी आनंद आएगा, आपको भी सुकून देगा। कभी कहते हैं आड़े वक्त में, कहते पोटली में कुछ रखा हो खाने का तो काम आ जाता है, चने की पोटली के भी काम आ जाती है ना। कभी होता है कि गांठ में बांध के छुपा के रखा हो सिक्का चांदी का, आड़े वक्त में बेच के कुछ पेट डाल लेंगे। कई चीजें छुपा के रखनी चाहिए अपने पास संभाल के। जब भी आपका मन उदास हो, जब भी आपको अहम का कुछ उछाल आ रहा हो मन में कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तब एक मंत्र है, उसको दोहरा लिया करें, बहुत हेल्प करेगा। है वो इंग्लिश में, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बोलिए, आई एम ड्यू टू अदर्स।
मैं दूसरों की बदौलत हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, ये शरीर मेरा अपना नहीं है, किसका दिया हुआ है? मां बाप का दिया हुआ है। दिमाग, प्रोफेसर बन गए, गोल्ड मेडल ले लिया, पढ़ाई कर ली, एमटेक पीएचडी कर ली, तो भाई टीचर तो सबको मिले थे, आपने कैसे कर ली? क्योंकि मानसिक योग्यता अधिक मिली थी उनके मुकाबले में। तो वो कहां से मिली थी? दादा दादी नाना नानी बुजुर्गों से, 7 पीढ़ियों से इनहेरिटेंस मिली ना, तो मेरी तो वो भी नहीं थी। कहते योग्यता कईयों को मिलती है, वो सफल नहीं हो पाते। तो अच्छा वातावरण मिला, अच्छे धर्म साथी मिले, अच्छी संगत मिली, अच्छे गुरु मिले, उनकी शिक्षा मिली, तो ये क्रेडिट भी उनको है। मेरा क्या है? मैं आज तक ये नहीं खोज पाया। मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि आप में अहम का मुद्दा ये आपको चक्कर क्यों नहीं पड़ता? मैंने कहा मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अकड़ूं, मुझे अकड़ का अब तक कोई बेस नहीं मिल रहा कि मैं अकड़ूं तो किस बात को लेकर अकड़ूं। सब कुछ तो दूसरों का दिया हुआ है। तो इसलिए हमें बहुत डाउन टू अर्थ रहने की, बहुत विनम्र होने की, और बल्कि हम स्पेशल हैं, ये भाव कई बार आता है मन में। हम नहीं कहते, हम स्पेशल समझते हैं। मेरे बाल स्पेशल है, मेरी शक्ल स्पेशल है, मेरी हाइट स्पेशल है, मेरी बोलने की योग्यता स्पेशल है, मेरी डिग्री स्पेशल है, मेरे हालात स्पेशल है, मेरी हेल्थ स्पेशल है, कई इश्यूज हो सकते हैं। मैं गाना का भी योग्यता स्पेशल है। वी कैन बी स्पेशल इन मेनी एस्पेक्ट्स विच वी मे बी फीलिंग, वी आर नॉट करनिंग, कह नहीं रहे लेकिन महसूस कर रहे हैं। तो मैं कहा करता हूं इसका भी हल है। हल हर चीज है, जितनी दुनिया में समस्याएं सबका हल है। मांग चलिए, ताला बनता है चाबी बनती है साथ में, हम चाबी नहीं ढूंढ पाते। इसका भी हल है। जब भी आपको लगे मैं स्पेशल हूं, तो ये फील लेने के बजाय एक पॉजिटिव फील ले सकते हैं अंदर से आप कि आई एम मोर ब्लेस्ड, आई एम नॉट स्पेशल। आपके सर आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, जैसे नेचुरल कह सकते हैं, मेरे बोलता देख गए तो सर आप बहुत अच्छे से बताते हैं, तो मैं कह आई एम नॉट स्पेशल, आई एम मोर ब्लेस्ड। मैं अधिक कृपा का पात्र बना, मेरे पर ब्लेसिंग हुई है बहुत बड़ी। और याद रखिए, आपके पास चाहे वो शक्ल है, चाहे अकल है, चाहे धन है, चाहे बोलने की योग्यता है, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, यू कैन काउंट योर कैपेबिलिटीज। व्हेन यू आर मोर ब्लेस्ड देन योर ड्यूटी इंक्रीजेस। जब आप अधिक ब्लेस्ड होते हैं, या यूं कहिए आप हानि ना उठाएं तो कहीं स्पेशल होते हैं, तो ड्यूटी भी स्पेशल होनी चाहिए ना, एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना, बाकियों से हटकर। तो उस ड्यूटी का एहसास करने के लिए ही आज का विषय है। मैं कुछ स्लाइड्स आपके शेयर करता हूं। ये कंप्लीट वर्कशॉप के रूप में होना चाहिए, जिसमें आपके पास समय हो और पूरा दिन आप मेरे साथ रहें, तो आपको बहुत कुछ मिलने की संभावना है। डू यू एग्री? आपको लगता है कि आप मेरे साथ पूरा दिन रहे, 6-7 घंटे रहे, सुबह 10 बजे आ जाए, खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, लेकिन शाम के 6 बजे तक रहें, किसी दिन 8 घंटे मेरे साथ रहे आप, तो आपको बहुत कुछ मिल पाएगा। आपको लगता है कि ईमानदारी से किस किस को लगता है कि अगर हम 8 घंटे रहे किसी दिन तो बहुत कुछ मिलेगा? कईयों को लग रहा है, कईयों को नहीं लग रहा है। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, कम से कम वो स्पष्ट तो है, क्लियर तो है। कभी क्लियर नहीं हुआ अभी, होता है कई बार। मैं बच्चों से पूछता हूं, एक बार क्लास में पूछा एक बच्चे से, बच्चों से सबसे पूछते हैं कि जवाब कोई देता है। मैं बेटा सत्य और भ्रम में अंतर क्या होता है? कहते सर यू आर वेरी सिंसियर टीचर, यू आर डेडिकेटेड, आपकी नॉलेज भी अच्छी है, आप दिल से पढ़ाते हैं, दिल से हमारा भला चाहते हैं, सब स्पष्ट बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, दिल से चाहते हैं कि हम सीख जाएं, ये सत्य है। मैं फिर कहते हमें कुछ समझ में आ रहा है हमारे कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये आपका क्या है? भ्रम है। तो ये सत्य और भ्रम की स्थिति चलती रहती है। इसमें बच्चा एक और मिला, कहता नहीं सर, ना सत्य है ना भ्रम है, बीच की स्थिति है कि कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ भ्रम भी है। डाउट होता है ना, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसकी क्या इंटेंशन है, क्या चाहता है, क्या ले लेगा हमारे से, पता नहीं क्या है, एक डुप्लीकेट ही ना। कई भाव चलते हैं। हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण अक्सर नहीं होता है ना। और विश्वास जमने में किसी के प्रति क्या लगता है? समय लगता है। और बिना समय, बिना टेस्ट किए, बिना एक्सपीरियंस किए किसी पे विश्वास ऐसे कर भी नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि नुकसान की संभावना अधिक होती है उसमें। चलो देखते हैं कि हमारी एज ए अध्यापक क्या जिम्मेदारी। थोड़ा ग्लिम्स देता हूं। इसकी अबाउट 100 स्लाइड्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन मैंने उसको कट शॉर्ट करके थोड़ा सा एक ग्लिम्स आपके साथ शेयर करना है, ताकि इस थोड़े समय में हम उसका सम्मान करते हुए कुछ ग्रहण कर सकें। हेलन केलर was a old blind lady, deaf and dumb. I love her too much. She was a great lady, great thinker. बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। वो कहती है संसार की सबसे महत्वपूर्ण एवं सुंदरतम वस्तुओं को देखा और छुआ नहीं जा सकता, उन्हें केवल
आप जब यहां आए थे और अब इस समय आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा। किस किस को लग रहा है कि जिसमें बैठे थे कुछ और था, बाहर कुछ और था, यहां आके बैठे कुछ और था, और इस समय अभी बात शुरू नहीं की मैंने, कुछ और है? जिनको महसूस हो रहा है हाथ खड़ा कीजिए कि तीनों में फर्क है। बाहर कुछ और था गेट से बाहर, यहां बैठ के कुछ और महसूस हुआ, और अभी मेरे 5-7 मिनट कुछ शेयर करने से कुछ अलग हुआ है। कितने एग्री करते हैं इस बात से? एग्री करते हैं? यस। क्या फर्क पड़ा है? कमरा वही है, हॉल वही है, पंखे वही हैं, लाइट वही है। क्या फर्क पड़ा है? महसूस का फर्क पड़ा है। जो हम बाहर थे कुछ और थे, यहां के कुछ और महसूस किया, अब हम बात शुरू कर रहे हैं कुछ और महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ थोड़ी देर बाद कुछ और महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहां जो करने वाला काम है वो देखने और छूने वाला नहीं है। कौन सा काम है? महसूस करने वाला ही काम है। एक प्रार्थना अपने लिए, आप सबके लिए। आओ गाएं मिलकर, आओ गाएं मिलकर, हम सब जिससे हो सबका भला, हम सब जिससे हो सबका भला, हमें वो सब कुछ, हमें वो सब कुछ आ जाए जो करे सबका भला, आ जाए जो करे सबका भला, शुभ हो सबका शुभ हो, शुभ हो सबका शुभ हो। बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। रोल ऑफ टीचर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में। कैन यू रीड इट? यू नो द डिफरेंस? कैन यू सी इट? डिफरेंस एक है अंगूठा टेक और दूसरा साइन, है ना? तो हम क्या करते हैं, या जो भी करते हैं, अंगूठा टेक है या साइन कर सकते हैं या लिख सक पढ़ सकते हैं, तो उसका किसका रोल है? हमें इससे उठाकर कौन वहां ले गया? अमेरिकन प्रोवर्ब है, इफ यू कैन रीड दिस यू मस्ट थैंक ए टीचर। एक्सीलेंस की बात टीचिंग में क्यों हो रही है? कहते हैं अगर गलती कोई क्लर्क करता है तो उसकी गलती फाइलों में मिलेगी। कई बार केस सॉल्व नहीं हो पाते, क्लर्क ने कोई उल्टा रिमार्क लिख दिया गलती से, बस ढूंढते रहो आप। और जब बिल्डिंगें गिरती हैं, पुल गिरते हैं, तो गलती किसकी होती है? इंजीनियर की। कि डिजाइन गड़बड़ किया होगा, मटेरियल ठीक नहीं डलवाया होगा, कोई नुकसान होगा तो इंजीनियर ढूंढा जाएगा। और जब कोई देश बिगड़ता है, राष्ट्र का नुकसान होता है, तो किसको पकड़ा जाएगा? या पकड़ा जाना चाहिए? टीचर। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ पुल बनाने की नहीं, फाइलों तक नहीं, पूरे नेशन को बिल्ड करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम उस जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, अपनी तालियां बजाइए। कितनी पूरी करें अलग बात है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम सब पे। मैं क्या बात कह रहा हूं ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे खुशी इस बात के किन के बीच में कह रहा हूं। कैन यू अंडरस्टैंड माई लेवल ऑफ हैप्पीनेस? कौन सुन रहा है मेरी बात, ये अधिक महत्वपूर्ण है। कहते दान भी दो तो किसको दो? पात्र को दो। तो अगर आपकी पात्रता की अवस्था है और उसके साथ मैं आपके साथ मिलकर बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है ये अपने आप में। मुझे लग रहा मैं अकेला नहीं हूं। ये बात मैं अगर आम लोगों में कहीं भीड़ में कर दूं तो मेरी बात कौन समझेगा? कम से कम वो लोग हैं जिनको जो ये बात समझ पा रहे हैं। एक्सीलेंस इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट ए जर्नी। उत्कृष्टता जो हम कहते हैं कि गिव योर बेस्ट, वो एक अप्रोच है, एक माइंडसेट है, एक आदत है, कोई मंजिल नहीं है पहुंचना है। एंड इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एल्टीट्यूड, और एक होता है एप्टीट्यूड। तीन शब्द हैं मिलते जुलते। एल्टीट्यूड इज द हाइट, एटीट्यूड आपका दृष्टिकोण नजरिया, और एप्टीट्यूड है आपकी योग्यता।
जिंदगी में आगे बढ़ने में इतना रोल आपकी योग्यता का नहीं है जितना रोल आपकी दृष्टिकोण का है। आपका नजरिया ही सही नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, तो आप जीवन में बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत कुछ दे नहीं पाते। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका नजरिया और दृष्टिकोण। प्रोफेशनल, हम सब प्रोफेशन बाय टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूं, आप भी टीचर हैं। तो हमारे दो रोल हैं, एक है टेक्निकल एक्सीलेंस, प्रोफेशनल लेवल पे जो हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कितना उस सब्जेक्ट की नॉलेज है हमें, कितने स्किल्स आते हैं, क्या टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम। और दूसरा है पर्सनल एक्सीलेंस, विजन, वैल्यूज, करेक्टर। कौन सा महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ अच्छे हैं, नॉलेज नहीं है, तब भी बहुत अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। नॉलेज बहुत है, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन आप पर्सनल लेवल पे वीक हैं, तब भी बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। कृपया जो कोई आप में से चौंकड़ी बैठ के मार सकता बैठ सकता हो, यंग है जो, वो आ जाए, कुर्सियों का भाव कम हो जाएगा। सुशील जी, अगर कोई नौजवान है, अमित आप बैठ सकते हो, नीचे आ जाओ, मेरे पास आ गया, आ जाओ। कोई और भी चौंकड़ी मार बैठ सकता है, इजी हो जाएगा। पर्सनल एक्सीलेंस मींस आपकी डेस्टिनेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, गवर्निंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो आपने सेट किए हैं, आपके करेक्टर में लविंग, केयरिंग, एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस, ये चीजें हैं कि नहीं, ये डिसाइड करती हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात है, मेरे एक मित्र हैं यहां पर, वो डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं बता रहा, फिर हम बायस हो जाते हैं किसी के प्रति। बात इंपॉर्टेंट है। मेरी फर्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा था? इट इज नॉट द मैसेज इज इंपॉर्टेंट और नॉट द मैसेंजर विच इज इंपॉर्टेंट। कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैसेंजर है, मैसेज। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन मेरे माध्यम से कोई बात अच्छी कहलाई जा रही है तो वो ज्यादा कीमती है, व्यक्ति नहीं, संदेश वाहक नहीं। कौन इंपॉर्टेंट है? संदेश। ऐसे ही कौन था छोड़िए, लेकिन एक डॉक्टर थे, मैंने उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया अपने फंक्शन में। मुझे पहले कहते नवनीत जी बोलने को ना कहना, कई लोग बोलने के लिए ना माइक पकड़ने में थोड़ा अभ्यास नहीं होता, डर होता है एक। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर। लेकिन जब आगे तो उनको माहौल अच्छा लगा और मैंने धीरे से पूछा, मैं थोड़ा ब्लेसिंग तो दे दो, बेस्ट विशेज, अच्छा लगेगा सबको। वो चीफ गेस्ट बोला कुछ नहीं, कहते चलो इतना कर देता हूं। अब जब माइक पकड़ा तो फिर वो पढ़े लिखे थे, सुलझे इंसान थे, सर्जन थे, कहते भाई इस माहौल में एक बात बताना तो बनता है। मैं कही दो बताइए, कोई बात नहीं, बोलिए। तो कहने लगे, कहते जब मैंने 10th की तो मैं डिस्टिंक्शन में था, मेरिट में था, तब अखबार छपता था जब रिजल्ट आता था। अब नेट पे और ऐसे नहीं आता था, व्हाट्सएप पे या मैसेज से, ईमेल से। तो अखबार में मेरा नाम आया, मैंने पापा को दिखाया, देखो मेरिट में मेरा नाम आया, अब ये बता दो डैडी जी कि मैं छा गया। कहते हाँ वेरी गुड, वेल डन। कहते अब ये दूसरी बात एक बता दो कि मैं अब 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आप मुझे क्या बना हुआ देखना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, पॉलिटिशियन, क्या बनूं? 10-15 चीजें बता दी उनको मैंने। तो वो मेरे पिताजी ने यूं देखा, कहते काका तू लायक बहुत है, सियाना बहुत है, तू तो कुछ भी बन जाएगा। मैं एक काम कर, मेरा तू छोटा सा काम कर दी मेरा, मैं तसल्ली है, फादर आई एम हैप्पी। कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बन जा। क्या बन जा? कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बन जा, फिर तू जो भी बनेगा कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। टीचर बनेगा अच्छा, डॉक्टर बनेगा तो अच्छा, इंजीनियर बनेगा तो अच्छा। और अगर तू अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तू जो भी बनेगा तू घटिया ही बनेगा फिर। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट बिफोर एनी प्रोफेशन? बच्चे को मोटिवेट कर, क्या बनेगा मुन्ना, क्या बनेगा मुन्ना? मुन्ना कुछ भी बन जाएगा, सबसे पहले ये काम अध्यापक का ही बनता है, उसके अंदर ये संस्कार और भाव डाल दे कि कुछ भी बनने से पहले बेटा तुझे क्या बनना है? एक अच्छा बच्चा बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है। अच्छा बन गया तो बेटा भी अच्छा बनेगा, कल को शादी हो जाएगी, पति कैसा बनेगा? अच्छा। जब पिता बनेगा कल को, क्योंकि बेसिकली अच्छा है वो, तो कैसा पिता बनेगा? अच्छा। नागरिक बनेगा तो अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर यू ऑफ द प्रोफेशन, यू शुड बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, मैं अक्सर कहा करता हूं वी आर वेरी लकी। मुझे कई लोगों ने अपने प्रोफेशन को ना कर्ज करते रहते हैं। कभी जिससे आप रोटी खाते हैं ना, जिंदगी में याद रखिए, चाहे आप मोची का काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा क्या है, हमारे मजदूर को कहता हूं हमेशा, कोई काम खराब नहीं है जब तो उसके पीछे की इंटेंशन खराब नहीं है।
स्कूल को पढ़ाते हैं, नर्सिंग को पढ़ाते हैं, आईआईटी में प्रोफेसर है, पढ़ा रहे हैं कि कहां पढ़ा रहे हैं छोड़ दीजिए, आप पढ़ा रहे हैं, इसका भी आपको गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते हैं, दुनिया में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, यह ध्यान रखिएगा। और जो अपनी प्रोफेशन की इज्जत नहीं करता है, चाहे मोची का काम करता हो, चाहे झाड़ू लगाने का काम करता हो, हर प्रोफेशन की जरूरत है। सारे आईआईटी में पढ़ा नहीं सकते, सारे स्वीपर नहीं बन सकते, हर काम इंपॉर्टेंट है और हमें हर एक का सम्मान करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। समाज में ऐसी चेतना विकसित करना कि हर व्यक्ति गौरवान्वित फील करे। अभी कह रहे ना मुझे 8 घंटे चाहिए। मैं एक बार स्टेशन से उतरा तो बुजुर्ग थे, मुस्लिम भाई थे, उनके दाढ़ी ऐसी बड़ी हुई थी और बुजुर्ग थे, मेरे से 5 साल बड़े होंगे। तो मैंने अटैची, कहते रिक्शा, मैं हाँ, कहते अटैची दो, मैं क्यों दूं, नहीं दूंगा। वो घोर आ गया क्योंकि आदमी पकड़ा देता है। तो कहते साहब ऐसा क्या हो गया, मैं क्या, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। आप यकीन मानिए उसके आंखों में पानी आ गया बंदे के, क्योंकि आपने क्या दी उसको, रिक्शा वाले ने समझा, उसको बड़ा भाई समझा अपना, ना उसकी जाति देखी ना धर्म देखा, सिर्फ अपनी उम्र का सत्कार किया। मैं कहना हेल्दी हूं, अपनी टैक्सी खुद उठाऊंगा, तुम रिक्शा चलाओ, भी ड्यूटी पूरी करो। यहां उतरा तो 20 रुपए उसने कहा, मैं कितने पैसे, कैसे 20 रुपए बनते हैं, मैं दिए, चलने लगे, मैं रुक जाऊं, 2 काम रह गए। कहते क्या बाबूजी, मैं पहले तो गले मिलना रह गया। हमें गरीब से, एक पसीना बहाने वाले से गले क्यों नहीं मिल सकते, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं जब बस में बैठता हूं मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जब कोई मजदूर या किसान चढ़ता है जिसने हमारे लिए पसीना बहा है, उसको कहा जाता है पीछे सीट है, जबकि सीट मेरे पास है, मैं अपने साथ क्यों नहीं बैठा सकता उसको, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। जितने हमारे स्वीपर है, मैं कभी भी किसी से नहीं पूछता हूं क्या हाल है, मैं हमेशा टच करके पूछता हूं और भी क्या हाल है, टच करके। लोग हैरान होते हैं कि हमें पहली बार किसी ने यह पूछा कि हम कैसे हैं। छोटी छोटी लोगों की रिक्वायरमेंट है, छोटी छोटी खुशियां हैं, दीजिए। उसे गले मिला, मुझे वो जगह भी याद है कहां गले मिला, केनाल व्यू की बात है, गले मिला, इतना खुश हुआ कि बाबूजी आज का दिन बन गया। मैंने कहा वो 20 ले ली तुमने, हाँ, मगर 10 और लो। कहते सर ये कैसे है, मैं, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम ईमानदारी की कमाई करते हो। ए प्रोफेशन शुड बी ऑनर्ड बाय द ऑनेस्टी, नॉट बाय द इनकम। एक चोर आईएएस है या डॉक्टर है, सर्जन है, लोगों को धोखा देके 5 लाख महीना कमाता है, उसकी कौड़ी की कीमत नहीं मेरे सामने। लेकिन एक मजदूर अगर 20 रुपए या 50 रुपए ईमानदारी कमाता है, उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि उसकी आत्मिक अवस्था, उसकी हार्दिक अवस्था उससे कहीं अधिक है जो बेईमानी के दम पर कूद रहा है। हम सम्मान की व्याख्या ठीक करेंगे तो सोसाइटी में ईमानदारी उसी से आएगी जो ईमानदारी की इज्जत होगी। तो 2 प्रोफेशन है मेरे साथियों, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं एज ए टीचर। एक टीचर और एक मेडिकल, जिसमें बिन मांगे इज्जत मिलती है। चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो, सरकारी में, प्राइमरी में, गवर्नमेंट में, केजी को, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं अगर आप, तो अगर मैं पढ़ाता हूं तो एक ना अलग फील आती है। आप कहते हैं मैं कमाता हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं फलाना हूं, मैं कंट्रैक्टर हूं, मैं ये पुल बनाया, मेरे इतने पेट्रोल पंप है, ठीक है होंगे भाई, मतलब कोई इतनी मेरे को तो केयर नहीं लगती। आम व्यक्ति के हृदय में एक सम्मान पैदा होता है जब आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूं या मैं टीचर हूं। यस और नो? लेकिन कब तक? जब तक आप ये प्रूव ना कर दें कि मैं इसके लायक नहीं था, कि मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं था और मैं टीचर बनने लायक नहीं थी या था। जब तक आपका क्रिया व्यवहार, आपकी एक्टिविटीज, आपके बोल, आपके एक्शंस ये प्रूफ ना कर दें कि यार किसने तेरे को टीचर बना दिया और किसने तेरे को डॉक्टर बना दिया। अदरवाइज प्रोफेशन अपने आप में आपको सम्मान दे रहा था। तो हम सम्मान सभी चाहते हैं, सिर्फ प्रोफेशन का हमें सम्मान करना है, उसकी जो उम्मीदें हैं उस प्रोफेशन की उनको पूरा करना है। आइंस्टाइन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, थे तो साइंटिफिक पर्सन, साइंसदान थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके अंदर आध्यात्मिक लेवल था एक, आइंस्टाइन के अंदर। जैसे वे कलाम साहब थे ना, अब्दुल कलाम जी, लोग क्या कहते हैं, वो क्या थे, हमारे प्रेसिडेंट थे, मगर नहीं, प्रेसिडेंट तो आपने बना दिया उनको, वो तो दिल से साइंटिस्ट भी थे। बेसिकली ही वॉज ए टीचर। डेथ भी उनकी टीचिंग करते हुई बच्चों के साथ बात करते, चिल्ड्रन को बहुत, बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उसी में उनकी मृत्यु हुई है। तो बेसिकली ही वॉज ए टीचर। और ऐसे आइंस्टाइन जी बेसिकली इज ए स्पिरिचुअल पर्सन। उसने वैज्ञानिक खोजें की अलग बात है, कितनी काम की बात कही है। काम का आदमी काम की बात करता है। क्या कहते हैं, दोज हु एजुकेट चिल्ड्रन वेल आर मोर टू बी ऑनर्ड देन पेरेंट्स। कहते टीचर्स का सम्मान माँ बाप से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जीवन दिया है, किन्होंने, माँ बाप ने, उसको जीने का तरीका टीचर सिखाते हैं।
या यूं कहिए इनबिल्ट है कि नहीं सिखा रहे हैं तो सिखाने की जिम्मेवारी है। हम सब जिम्मेवारी को महसूस करें कि हम इस सम्मान को जो देना चाह रहे हैं उसके लिए हम कार्यरत है या हमें कुछ और करना है, ऐड होना है। ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। इफ देयर आर नो टीचर्स ऑल अदर प्रोफेशन वुड नॉट एग्जिस्ट। जितने भी प्रोफेशंस और हैं वो सब इसलिए हैं कि कोई ना कोई टीचर उस चीज का है। देखिए कलाम साहब भी बात कर रहे हैं। कलाम साहब कह रहे हैं आई रियलाइज बाय बीइंग ए टीचर आई एम मेकिंग एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू ऑल द नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। देश के जितने अच्छे काम चल रहे हैं, प्रगति के जितने भी पक्ष हैं, चाहे मेडिकल के हैं, साइंस के हैं, एरोस्पेस के, जहां के भी है, सब कामों के पीछे कहीं ना कहीं मैं एज ए टीचर क्या कर रहा हूं, बेसिक पे काम कर रहा हूं, पानी दे रहा हूं उसके अंदर, जड़ के अंदर पेड़ की। टैगोर साहब ने बड़ी सी बात कही थी जो मैं कह रहा हूं कि वर्कशॉप होनी चाहिए टीचर्स के लिए। रीजन बीइंग कि टीचर वही है जो खुद लर्न करता है। लर्निंग रुक गई, सीखना रुक गया, यू आर नो मोर टीचर। आप जॉब कर रहे हैं। फिर जो सीखता नहीं है वो टीचर नहीं है, जो सीखता है, स्टूडेंट बना रहता है, वही टीचर है। डोंट स्टॉप लर्निंग। ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस स्टिल लर्निंग इटसेल्फ। एक लैंप जब तक खुद जलता नहीं है दूसरे लैंप को जला भी नहीं सकता। टीचर कैसा होना चाहिए हम सबकी जिम्मेवारी है। जापान में प्रोवर्ब है, कहावत है बड़ी अच्छी, कहते हैं बेटर देन 1000 days ऑफ डिलीजेंट स्टडी। आप बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके पढ़ाई किए जा रहे हैं, 1000 दिन लगा दिए, उससे अच्छा है किसी एक अच्छे टीचर के साथ एक दिन बिता लो। एक टीचर के साथ एक दिन बिताना अधिक श्रेष्ठ है किसके मुकाबले में 1000 घंटे मेहनत करते रहे, मत्था खपाई करते रहे, पता नहीं क्या सीख लोगे। लेकिन एक अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा टीचर होगा, उससे एक दिन बताओगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे उससे, मच बेटर देन दैट। आइंस्टाइन जी फिर आगे वो कहते हैं कि टीचिंग शुड बी सच दैट व्हाट इज ऑफर्ड इज परसीव्ड एज वैल्यूएबल गिफ्ट, नॉट एज ए हार्ड ड्यूटी। जो भी हम टीचर के रूप में कर रहे हैं, हमें बोझ समझकर एक मुश्किल भरी ड्यूटी कर रहे हैं, या हमें गिफ्ट लगता है, सौभाग्य लगता है कि क्या मजा आया, क्या तोहफा मिला है, मुझे पढ़ाने का अवसर, सिखाने का अवसर मिल रहा है। लिबरमैन ने कहा था ग्रेट टीचर्स एम्फसाइज विद किड्स, रिस्पेक्ट देम। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। विद्यार्थी क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल बताता हूं। मैं क्लास में गया अपने, आईआईटी में बड़ी हवा में बच्चे रहते हैं, जेई करके आते हैं, बहुत बड़े रहते हैं। मैं गया तो मैंने अपने ध्यान उस पर दिया, पीपीटी पे लगा रहा तो ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार गया फिर ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार जब मैं थोड़ा कूल हो गया क्लास में और पीपीटी सेट हो गई, मैं देखा ये खड़े नहीं हुए, तब ध्यान नहीं दिया। तो मैंने पूछा भाई आप लोग खड़े नहीं होते क्लास में, ये कोई नया सिस्टम बना है? सब चुप। मैं कहा कोई बात नहीं, आप खड़े होने लगे। मैं रुको रुको रुको, पहले मेरी बात जवाब दो। ये बताओ कि मेरी क्लास में खड़े नहीं हुए, ये जितने टीचर रहते हैं खड़े नहीं होते आप? कोई जवाब नहीं। मैं कहा अगर मेरी क्लास में खड़े नहीं हुए इसका मतलब मेरे में कोई दोष है, मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना है, मुझे इंप्रूव करना है। खड़े नहीं होते तो मुझे फिर क्वेश्चन पूछना है क्यों नहीं होते, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। एक से पूछा, मैंने पर्टिकुलर नाम ले, मैं बेटे क्या नाम है, मैं बेटे मेरी क्लास में खड़े नहीं हुए कि सब मेरे, कि सर खड़े तो नहीं होते। तो मैंने उसको पेन ड्राइव को और वो जो मेरे पास था ना पॉइंटर, मैं उसको यूं रख दिया। मैं बाढ़ में गई पढ़ाई, मैं पढ़ा के तुम्हें क्या करूंगा भाई। मुझे तो यही हैरानी है कि मुझे लग रहा है कितना अजीब दृश्य है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूं, तुम्हारे बाप की उम्र भी इतनी जितनी मेरी उम्र है भले आदमी, ताऊ जी तुम्हारे कहा है ताऊ जी की भी जितनी है, हद ही होगी। मैंने 15 मिनट लगाए, मैं कि अब जिस चीज का मन है खड़े हो जाए, सारे खड़े हो गए। फिर मैंने उनको कहा हाथ जोड़कर, मैंने आपको भी प्रणाम किया था ना, किया था नहीं किया था बताइए आप, शुरू में जो आगे थे किया था ना। जो सिखाना है वो करके दिखाना है। बच्चों के अंदर सम्मान का भाव पैदा करना नहीं करना है ना, तो बड़ी अच्छी बात की है। लिबरमैन कह रहे हैं रिस्पेक्ट देम। किसको रिस्पेक्ट करो, इज्जत किसको दो? बच्चों को जब तक आप इज्जत नहीं देंगे बच्चे भी आपको इज्जत। अब मैं जाता हूं, जब तक एक बच्चा खड़ा हो, मैं कोई कहता नहीं खड़े होते, सारे 100% खड़े हो रहे हैं, और मैं जब तक लास्ट देख रहा हूं खड़ा हो गया रुका रहता हूं, फिर उनको दोहरा होकर प्रणाम करता हूं, शुभ बच्चों आपका भला हो, बैठिए। अब वो ऐसा अजीब दृश्य है कि कोई यकीन, किसी आईटी प्रोफेसर बता दूं ना मैं कि ये हो रहा है वहां पर, मान नहीं सकता। लेकिन इसको उस लेवल तक लाने के लिए मुझे भी झुकना
पढ़ा। एक प्रोफेसर, एक लेडी थी प्रिंसिपल, और 5.5 फुट का, पति उसका 6 फुट का, दोनों मैनेजर और वो प्रिंसिपल बने हुए। एक स्कूल बड़ा कमाल का स्कूल है, उनके बच्चे ने फर्स्ट आया ये CBSE बोर्ड में ना 12th के अंदर। तो एक प्रोफेसर यहाँ पे कोर में है, वो मुझे ले गए, कहते सर आपको वहां मैंने चाय पी थी, चाय के कप का बदला देना है। मैं कहा चाय तुमने भी, बदला मैंने देना है? कहते नहीं, मैं वायदा करके आया था कि बाहर लिखा था कि हमारे बच्चे ने CBSE टॉप किया, शामली में स्कूल था। तो मैं, कहते चलना है, मैं चलते हैं भाई, अपनी गाड़ी में ये ले गए। तो कहते आपका लेक्चर करवाना है, ये चाय की कीमत दी उन्हें, चाय का पी के मुफ्त में पी के आए थे, जाते हुए कहीं मुझे ले गए उसकी चाय के कप का पेमेंट करने के लिए। तो मैं गया, तो उन्होंने कभी IIT प्रोफेसर बुला लो, इस चक्कर में बुला लेते हैं। अब उन्होंने कहा जी क्या पिएंगे, क्या खाएं? मैं कहा मैं चाय नहीं पीता, खाना मेरा है नहीं कुछ। कहते ठीक है जी चले फिर। मैं चलो चले, फॉर्मेलिटी से कि हमारा स्कूल है, ऐसा है, बताया, बड़ी बिल्डिंग, इंटरनेशनल स्कूल। तो जब वहां गए तो बच्चे डिसिप्लिन में बैठे, बड़े शानदार बच्चे, 9, 10, 12 के 200 बच्चे बैठे। वो वेलकम सॉन्ग किया, दीप भजन हुआ, बुके, फॉर्मेलिटीज सब हुई, सब फॉर्मल। यह चलता है, अक्सर चलता है। यहां कोई फॉर्मेलिटी आपको अभी दिखी नहीं होगी, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत भी शायद नहीं होती कई बार। तो अंततः उन्होंने कहा कि लेट्स गिव बिग हैंड प्रोफेसर राइवजास। अब मैं अवतरित हो गया जी वहां पे स्टेज पे। जाते बच्चे देखे तो मैंने बच्चों को ऐसे झुक के प्रणाम किया, मैं सब बच्चों का शुभ हो, भला हो आपका। तो वो मैडम जो थी प्रिंसिपल, जो मुझे लेके गए थे, उनसे कहती इन सर का नाम क्या है और उनका फोन नंबर क्या है। ये बात लंच टाइम में मुझे उस प्रिंसिपल खुद बताई। कहते मैं पहले सीरियस नहीं थी कि ठीक है आएंगे IIT प्रोफेसर को बताएंगे, सुन जाएंगे, मतलब आया गया काम, चलो भाई बात। आई बिकेम सिंसियर एंड सीरियस जब आपने बच्चों को झुक के प्रणाम किया। मुझे लगा कि भाई बंदा कुछ बताया नहीं बताया पता नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को विनम्रता और सरलता और सहजता से आगे जरूर जाएगा। और तुरंत फोन किया मालिक को कि सर आप जहां भी हैं, कोई बिजनेसमैन थे, जहां भी है जिस अवस्था में तुरंत आ जाए, कुछ मिस होने वाला है। आपकी एक एक्टिविटी किसी को कितना प्रभावित कर सकती है ये नहीं पता। इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट समवन एल्स, यू वॉन्ट टू इंप्रूव समवन एल्स, किसी को बेहतर बनाते हैं तो हमारा व्यवहार ही किसी को बेहतर बना सकता है, हमारी बातें नहीं। जो हम कहते हैं लोग कानों से नहीं सुनते, लोग आंखों से सुनते हैं, चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो। अक्सर कंप्लेंट आती है पेरेंट्स की कि सर ये देखना मेरा काका सुनता नहीं है, मैं गो टू ENT डॉक्टर होता ना कान वाला, कि नहीं वो वाला तो सुनता है, मेरी बात नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, जो आप उपदेश देते हैं वो बच्चा नहीं सुनता। तो एज ए पेरेंट्स भी ध्यान रखिए, एज ए टीचर भी ध्यान रखिए कि बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहते रहेंगे, वो वही करेंगे जो आप करेंगे। वो देखते हैं और सीखते हैं। बिलीव दैट ईच वन हैज समथिंग स्पेशल दैट कैन बी बिल्ट अपॉन। जब तक टीचर ही कहता रहेगा निकम्मे हैं, इनका कुछ नहीं बन सकता। अक्सर स्कूल्स में दिक्कत आती है, बेटर लाइफ की टीम जब जाती है, कई बार टीचर्स ही कहते हैं, खासतौर पर सरकारी स्कूल में। मैं एक स्कूल में गया जहां मैंने नर्सरी या फर्स्ट क्लास की थी, समझिए सरकारी स्कूल था, बड़ी मुश्किल से तो एंट्री मिली मुझे वहां पे। 45 साल के बाद स्कूल ढूंढा मैंने और गया, मैं टाइम मिला मुझे, गांव में था हरियाणा में। तो वहां पर वो टीचर्स और प्रिंसिपल अपने बच्चों के कैरियर की प्लानिंग वैसे पूछ रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, जिनसे रोटी खा रहे हैं, उनकी प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनको भी बता दूं, आपने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया, मुझे जाना है भाई, आप अपने बच्चे के बारे में पूछे जा रहे हैं, उनको बताने आया था मैं। कहते सर उनका कुछ बनने वाला, भाई अगर यही सोच है आपकी कि उनके बनने वाला नहीं है, तो वाकई में आप उनका, मैं लिख के दे सकता हूं, कुछ बनाना दोगे तुम बिगाड़ ही दोगे पक्का। तुम्हारा माइंडसेट, जब आपकी एनर्जी लेवल इतना लो है खुद का, आपकी इंटेंशन यही है कि मैं कुछ नहीं बन सकता, तो कैसे बनेगा। हमारे यहां स्कूल था, एक व्यक्ति आया, कहते मैं फ्री पढ़ना चाहता हूं। सेवा भाव का स्कूल था, हमारे प्रिंसिपल बहुत पुराने आदमी थे, उनकी फोटो लगी हुई है, ईश्वर सिंह का नाम है। उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ाने की इजाजत तो दे सकता हूं, पहले बताओ कभी रोए हो। कहते रोने से पढ़ने का क्या संबंध है। कहते बच्चा पढ़ता नहीं है, अगर तुम उसको याद करके रो नहीं सकते कि पढ़ क्यों नहीं रहा, इसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसको बात समझ में क्यों नहीं आ रही, ये दर्द तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम अच्छे टीचर नहीं बन सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। किसी का भला करने के लिए ये बिल्डिंग तब बनती है जब कहीं खड्डा होता है ना, ईंट निकलेगी, रोड़ी निकलेगी, पत्थर निकलेगा, लोहा निकलेगा, कहीं खड्डा होता है तभी कहीं निर्माण होता है। किसी के अंदर दर्द होता है, फील होती है उस चीज की, तभी किसी की लाइफ को आप टच कर सकते हैं।
बातें हैं, बातों का क्या, बातें तो ऐसे निकल जाएंगी जब तक आपके हृदय में बात नहीं है, आपका दिल नहीं होता किसी के लिए, तब तक नहीं। मैं एक स्कूल में गया गंगानगर में, बच्चे बैठे हुए थे 150 करीब, मैंने उनको हंसा हंसा के बहुत बातें बताई। एक लड़की प्रिंसिपल के पास गई कि सर से पूछ के बताओ। प्रिंसिपल कहता सर तो खड़े, पूछ लो। मुझे कहते सर ये कुछ पूछ रही है, भेज दो। मैं क्या भेज दो, मैं जूते पहन रहा था। आई बिटिया छोटी 10वीं की, मैं सिर पे आता, बेटा क्या बात है? कहते सर एक बात पूछनी थी। कहते वो मैंने सुना है कि जो इतना हंसाते हैं उनके दिल में कोई पेन होता है। आप इतना हंसाते हैं, आपके दिल में पेन है, कोई तकलीफ है आपको? मैंने कहा हाँ तकलीफ है बेटा, बहुत गहरी है। अभी तो तुम्हें हंसा रहा था, अब मैं रो रहा हूं तुमसे बात करते हुए कि मेरे देश को मैं विश्व गुरु बनता देखना चाहता हूं, लेकिन विश्व गुरु तब तक नहीं बनेगा जब हम बातें करते रहेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, शास्त्रों की बातें करेंगे। इससे विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक हमारा चरित्र का लेवल, कैरेक्टर का लेवल ऊंचा नहीं उठेगा। और उसकी जिम्मेदारी दो लोगों में सबसे ज्यादा है, एक पेरेंट्स के ऊपर और एक टीचर्स के ऊपर। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, मेरा पूरा देश बदल सकता है। और मैं उसी तरफ को, उसी आग को लिए घूम रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कुछ साथ मिले। और मुझे खुशी की बात है कि साथ मिलना लग गया है। आपके बीच में अभी एक सज्जन बोल रहे थे, रमानी जी, वो अपना घर परिवार छोड़कर भोपाल में बिजनेस बंद कर इस काम के लिए फुल टाइम मेरे पास आ गए हैं। ताली होनी चाहिए उस शख्स के लिए। और आसान काम है कि स्कूल में जाकर आधा घंटा बोल देना। अभी उकलाना हरियाणा में स्कूल था, मुझे पता चला, वहां के मालिक से बात हुई, कहते यार कमाल का आदमी आपका। वो मैं क्या हुआ कि नाश्ता रखा है, थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया, 8 बजे का टाइम था बच्चों से बात करने का, 8:30 9 बजे नाश्ता आया, उन्हें नाश्ता ही नहीं किया। कहते नहीं मुझे बच्चे निकल जाएंगे, एक आधी क्लास छूट जाएगी। 8 से लेकर 12:30 1 बजे जब तो स्कूल था, एक क्लास में जाके बात की ताकि छोटा ग्रुप हो, बात इफेक्टिव हो। वही बात करते बोर नहीं होता बंदा। 8 क्लासों में एक ही बात 8 बार कही, जबकि एक हॉल में कही जा सकती थी। बात सुनानी है तो एक बार में कही जा सकती है, और बात जमानी है तो शायद अकेले से बात करनी पड़े। अभी मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि बात जमानी हो तो आप सबसे अकेले में बैठ के बात करनी पड़े। तो हर बच्चे का कुछ बन सकता है इस विश्वास भाव से जो काम करता है, उसे कहते हैं टीचर। 4 किस्म के टीचर्स होते हैं। एक कहते हैं बताने वाले, टेल्स। इससे अलग वाले भी होते हैं जो अपनी जगह दूसरे टीचर को भेज देते हैं, वो अलग कैटेगरी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। आते नहीं है, डंडा रख देते हैं, दूसरा बच्चा खड़ा कर देते हैं कि पढ़ लो ना, नलायक हो क्या। ये तो कैटेगरी छोड़ दी मैंने। मैं कह रहा हूं कि जो ठीक टीचर्स हैं, ठीक टीचर की 4 क्वालिटीज हैं, 4 लेवल हैं। पहला मीडियोकर टीचर, जो बता देता है कि बेटे यहां से पढ़ना है, इतना पेज नंबर, निशान लगाओ, पहला पैरा टिक लगाओ, निशान लगा देता है कि यहां से पढ़ लेना, यहां से पढ़ लेना। और जब दोबारा बच्चे समझ नहीं आई बात, बता नहीं दिया, डफर है क्या, बता दो दिया, क्योंकि वो सोचता मेरी बताने की जिम्मेदारी है कि क्या पढ़ना है, या पढ़ के बोल दिया बस, समझ में आया नहीं आया पता नहीं। दूसरा गुड टीचर है जो एक्सप्लेन करता है और बार बार कहता है बेटे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं, चलो अकेले में अलग से पूछ लेना, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक बताऊंगा। उसका मकसद है बताना नहीं, उसका मकसद है समझाना। तीसरा ज्यादा इफेक्टिव टीचर है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, कुछ दिखा सकता है, एग्जाम्पल से, लेबोरेटरी से, कुछ अपने जीवन के एग्जाम्पल से, कुछ घटना से, जो रिलेट करता है चीजों से, जिससे ज्यादा चीज क्लियर होती है और बहुत देर तक रिटेन रहती है। जो चीज आप समझा देते हैं किसी डेमोन्स्ट्रेशन से, समझा के बताते हैं, वो चीज बहुत लाइफ लॉन्ग रहती है। और सबसे महान टीचर वो है, विशेष टीचर वो है, खास टीचर वो है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल टीचर वो है, शक्ल से नहीं, कपड़ों से नहीं, दिल से, जो किसी के अंदर, दिल के अंदर घुस के उसके अंदर प्यास जगा देता है पढ़ने की, लायक बनने की, इंस्पायर कर सकता है। जो ए टीचर हु कैन इंस्पायर, द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। इसलिए जो भी महान शिक्षक हुए हैं वो इंस्पायर करते हैं टू गिव द बेस्ट। बच्चा पढ़ तो खुद भी लेगा, पढ़ने की लगन कौन लगाए, बच्चा अच्छा भी खुद बन लेगा, उसको अच्छा बनने की हिम्मत कौन जुटाए कि अच्छा बनना क्यों जरूरी होता है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर, टीचर के बहुत रोल हैं। नॉलेज को इंपार्ट करना है, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी लानी है, एक माहौल देना है जिसमें बच्चा पढ़ सके, क्लासरूम में भी, घर में भी। और सबसे बढ़कर इंसान के अंदर जब तक इंसानियत नहीं है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, तो वो पशु लेवल पर ही है।
कि पशु को अंदर वैल्यूज नहीं जगाई जा सकती, उसको नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। जिसको बढ़ाया जा सकता है उसको भी नहीं बढ़ाया जाए तो उसको पशु लेवल ही कहते हैं। फिर ह्यूमन वैल्यूज जैसे हमारे हार्ट में वॉल्स होते हैं, ऐसे ही वैल्यूज काम करती हैं हमारी सोच को, हमारी डिसीजन मेकिंग को, हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को। वैल्यूज की सबसे बढ़कर जरूरत है। पॉल ब्रंटन ने बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर हम बात करें दुनिया में समस्याएं कितनी है, 3 किस्म की समस्या लोग बताते हैं कि ये समस्या कौन सी है, पॉलिटिकल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये तो लड़ाई हो रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये नेशनल पॉलिटिक्स है। 2 पार्टी के चक्कर में ऐसा नाम रख लिया, उसने ये नाम रख दिया, ये चलता रहता है ना, कि पॉलिटिक्स है। ये स्टेट लेवल की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, ये पंचायत का आपस में पंचों का चक्कर है। ये हमारी फैमिली के 2 फैमिली की भी झगड़ा है, पॉलिटिक्स चल रही है। सास बहू की भी हो सकती है, 2 जेठानी ननद की हो सकती है, 2 भाइयों की हो सकती है, 2 दोस्तों की, 2 पड़ोस। पॉलिटिक्स तो कहीं भी हो सकती है। ये हम कारण ढूंढते हैं अक्सर कि पॉलिटिक्स है, राजनीति हो रही है, या इकोनॉमिक रीजन कि पैसे के अभाव से हो रहा है, ये पैसे की अधिक। 2 समस्याएं दोनों तरफ से आती हैं, पैसे के अभाव से भी आती है और पैसे की अधिकता से भी आती है। और अक्सर, ये मेरा विषय नहीं है, कभी बताऊंगा, 2 घंटे चाहिए समझने के लिए, पैसे की अधिकता से समस्याएं अधिक आती हैं। एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है अधिकता से, क्योंकि अधिकता से अक्सर 2 किस्म के लोग पैदा होते हैं। एक वो जिनको लगे बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना चाहिए, लौटाना चाहिए, और कई को लगता है कि अभी भी कम है, तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती है। ये बड़ा विस्तृत विषय है। लेकिन ब्रांटन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं आप कारण इकोलॉजिकल बता दो, पर्यावरण से जोड़ दो, चाहे उसको धन से जोड़ दो, चाहे राजनीति से जोड़ दो। असली कारण सब कारणों के पीछे एक ही है, वो है मॉरल एंड मेटाफिजिकल, यानी कि सूक्ष्म। मेटाफिजिकल होता है, इसको आप देख नहीं सकते नंगी आंखों से। सूक्ष्म स्तर पर इंसान में क्या है, इंसानियत दिखती है, क्या महसूस कर सकते हैं उसको। हर जगह जड़ इसी की है। दुनिया की सब समस्याओं की एक ही कहानी है कि इंसान में इंसानियत का अभाव है। जिस दिन इंसानियत आ जाएगी, आदमी बन जाएगा आदमी, तो दिक्कत कहां है। वो एक बार हुआ था ऐसे ही, कोई पानी पियाओ लगाया किसी ने, एक गांव का आदमी आया कि पानी पिला दे भाई पानी पिला दे, क्या आ रहा है अभी, ठंड रख, आ रहा आदमी गया अभी। दोनों कहने लगा, कहते कहा है जी वो आदमी, कि कहा ना आ रहा भाई, पिला रहा है। और बंदे को प्यास लगी थी, आगे जाना था, फिर रुक गया, वो नहीं दिखा। कहते भाई हाँ आदमी, तो कहते आ रहा है, सुना नहीं, आदमी आ रहा है। वो मालिक जो दुकानदार था, वो गरीब आदमी था, बेचारा गांव का था, साधारण सिंपल कपड़ों में था। नहीं, इतनी काम की बात तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, गांव का भी कर सकता है, बेवकूफ की बात पढ़ा लिखा भी कर सकता है, बड़ी उम्र का भी कर सकता है। इसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई कपड़े नहीं होते, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, काम की बात कोई भी कर सकता है। उसे बड़ी काम की बात कही। कहते लाला जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, है? सेवा करनी है, बंदा रख तो नहीं आया, तू पिला दे पानी में, कितनी बड़ी मुसीबत है। हम आदमी बनने में नहीं आते, हम वेट करते रहते हैं। मैं एक बार आया, सरदार जी मेरे साथ चल रहे थे, एक बड़े प्यारे सरदार जी थे। मैं कपूरथला से आया था, ट्रेन बैठा हुआ, खूब डिस्कशन चल रहा। कहते ना जी बस जी इस भारत भूमि का तो सुधार करने के लिए भगत सिंह चाहिए दोबारा। और कहते ये चीज सब रियलाइज कर रहे हैं कि भगत सिंह चाहिए, भगत सिंह चाहिए। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि हर किसी के दिमाग में एक मेरे घर में पैदा ना हो जाए, मेरा पति ऐसे ना बन जाए, साधु बन जाएगा फिर, है ना। मेरी बात को सब अप्रिशिएट करते हैं कि जी आपके साथ तो बंदा 24 घंटे लग जाए तब मजा आएगा, लेकिन बस मेरा पति ना लगे, मेरी पत्नी लग जाए, मेरा बेटा लग जाए, इसको इनसे बचा के रखना। भाई ऐसे तो देश की आजादी नहीं हुई ना, ऐसे बचा के मां रखती भगत सिंह की। भगत सिंह की मां की मुझे बात याद आ गई, जब उससे कहा गया कि तुम्हारा बेटा देश के लिए खत्म हो गया, और पत्रकार पहुंच जाते ना, कैसा लग रहा पत्रकार पहुंच गया, कहते कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे, है ना। कहते भाई दुख इस बात का है कि एक ही था, दूसरा होता वो ही देश के नाम कर देती। अगर साथियों मैं इसी बात पर अपनी बात को रोकना चाहूंगा, आपको लगता है कि देश के लिए कुछ करना है, और हम कुछ कर सकते थे, हम पैदा होते सन 1930 में, 1925 में, 1940 में, हम भी देश के लिए कुछ करते। अंदर से बलबले पैदा होते हैं, छाती चौड़ी होती है, सोच सोच के कि मैं भी लक्ष्मीबाई बन जाती, मैं भी घोड़ा ले कूद जाती। किसी स्त्री को लगता हो, किसी को भगत सिंह और सुभाष बनने का मन करता हो, तो मैं हाथ बांध कर आपसे निवेदन करता हूं, मौका अभी गया नहीं है, अभी भी मौका ड्यू है, अभी अवसर है। देश को फिर उसी स्तर के व्यक्तित्व की जरूरत है, बिना मरे। कमाल की बात है,
जीकर उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को हमें एक आदर्श स्थापित करके एक ऑरा क्रिएट करने की जरूरत है, जिसमें समाज का, सोसाइटी का विश्वास पैदा हो सके कि हम एक बेहतर समाज का, एक बेहतर देश का, बेहतर मानवता का, बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बेटर लाइफ के लिए तैयार है, आप तैयार हैं? आप देखिए, आओ मिलकर काम करें। शुभ हो आप सबका। एजुकेशन को हमें, अगर हमने सही नहीं किया, वैल्यू बेस्ड नहीं बनाया, तो ये सारे राइट्स, झगड़े, कम्युनल प्रॉब्लम, सारी समस्याएं संसार में चलती रहेंगी। टैगोर साहब ने कहा था कि जितने एग्जिस्टेंसेस हैं सबके साथ हार्मनी में रहना सिखाना, मेल में रहने की शिक्षा देना शिक्षा का काम है। और लास्ट स्लाइड है हक्सले जी की। वो कहते हैं दुनिया में जब तुम आए थे तो कुछ अज्ञानता थी, कुछ अबोधता थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तुम जब आए डेल्टा टी टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम कितना होता है? बहुत छोटा सा टी टाइम होता है ना, डेल्टा टी स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम। वे कॉमन अर्थ, हम कोई अमर पैदा नहीं हुए कि आए हैं तो जाएंगे नहीं, हम सब जाने वाले हैं, जाने की तिथि पता नहीं है। जाने से पहले डेल्टा टी टाइम में आप जब आए थे, दुनिया की कुछ अवस्था थी, पॉजिटिव नेगेटिव। देखना यह कि जब आप जाओगे थोड़े समय के बाद, पानी केरा बुलबुला इस मानस की जात, ये इंसान का बुलबुले के साथ जमीन है, बुलबुला फूटे इससे पहले ये देखो कि तुमने डेल्टा एक्स जोड़ा है या घटाया है दुनिया में पॉजिटिविटी के अंदर। इस संसार के कुछ अच्छा देखे गए हो या नकारात्मकता को बढ़ा के गए हो, अपनी जिम्मेदारी को चेक करना है। हक्सले साहब कह रहे हैं हम सबको देखना है कि इस संसार में आ तो गए हैं, जाने से पहले पहले कुछ अच्छा देके जाना है, या बुराई को घटा के जाना है, या बुराई को बढ़ा के जाना है। और हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, बच्चे हमारे पास हैं, बड़े विश्वास से माँ बाप ने बच्चे भेजे हैं। एक बच्चे को संस्कारित करना भी देश की सेवा है। और हम सबके पास 50-100 हर साल बच्चे आते हैं। 10 साल में कितने बच्चे हमारे हाथ से निकलते हैं, और हमने उनको जगा दिया कि सर हमें तरीका नहीं पता कैसे जगाएं। बैठे हैं ना, मैं तो कह रहा हूं ना कि आओ मिलकर तरीका इवॉल्व करते हैं। जितना इवॉल्व कर लिया उसको समझते हैं। आपको ठीक लगता है तो स्वागत है, उसके साथ दीजिए। और आपको उसमें बूंद डालनी है, वो ओपन, वी आर नॉट बायस्ड कि सर इसमें ये कर ले तो और अच्छा हो सकता है। पहले हमारा तरीका देख लीजिए काम करने का। थोड़ा आपने टेस्ट ले ही लिया होगा। टीचर्स को सबसे बड़ा, अगर हमने काम कर लिया, बच्चों पे तो हम कर ही लेंगे। बच्चे तो सरल हैं, कच्ची मिट्टी है, हमें ही तैयार होने की जरूरत है। तो आप सब तैयार हो सके, हम सब मिलकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कैसे चीजें डिलीवर करनी है, कैसे वीकली बेसिस पे काम करना है। सिर्फ 15 मिनट चाहिए आपके हर शनिवार बच्चे को देने के लिए। हफ्ते में स्कूल की परमिशन से आपने 15 मिनट भी लगा दिए एक बच्चे के ऊपर, 15 मिनट का रिमाइंडर भी बहुत है। वो रिमाइंडर क्या देना है? वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि इस वीक का प्लान ये है, इस वीक का प्लान ये है। एक बेहतर हमारा जिला बन जाए, रुड़की बन जाए। पूरे देश में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए दिन रात। बहुत स्टेट्स में काम, 5-6 में, 7 में तो हो चुका है, जहां स्टार्ट हो चुका है। कम से कम रुड़की हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मैक्सिमम काम होना चाहिए ताकि हम रोल मॉडल बन सकें पूरे भारत के नक्शे पे। कि रुड़की के स्कूल देखो, हरिद्वार के स्कूल देखो, कि वहां टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कैसे काम करते हैं। जितना काम आप अच्छा कर रहे हैं उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको नमन करते हैं, और अधिक हम बेस्ट दे पाए, शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ